नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घटना चक्र आप लोग के लिए लेकर आए हैं लोअर पीसीएस की क्लासेस, जहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थंब इम्प्रेशन में लगा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि जीएस का एक टॉपिक है। आपके सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था से जो 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से हम भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं जो है। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था, यहाँ पर भारतीय संवैधानिक का डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ, उसमें क्या क्या हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत का संविधान विकास कैसे हुआ, संविधान सभा का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा था संविधान में आपके भाग कितने हैं, अनुसूचियां क्या हैं। भाग में हम लोगों ने एक एक भाग देखा था। उसके बाद अनुसूचियों के बारे में देखा। आइए आज देखते हैं कि उसके बाद जो हमारे संविधान के जो स्रोत हैं, हमारे संविधान में स्रोत में कहाँ से कौन सी चीज ली गई है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आपके संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा, देखिए उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, उद्देशिका कहाँ से, उस उद्देशिका की भाषा जो है ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन उद्देशिका का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि आपके एग्जाम में संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन मिलाने के लिए भी आते हैं, जैसे उद्देशिका का विचार हो गया, खासतौर से मूल अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, या फिर उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले वर्ष भी आए हैं, हो सकता। आगे देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली का विचार ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता संघीय राज्यों में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनी प्रणाली कहाँ से ली गई, ये भी आपके ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया भी आपके ब्रिटेन से ली गई है। आप देखेंगे क्वेश्चंस, खास तौर से संसदीय प्रणाली, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ तक कि एकल नागरिकता के क्वेश्चन कई बार आया कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। उसके बाद आइए ये देखते हैं रूस से क्या क्या लिया गया है। तो रूस से आप देखेंगे मूल कर्तव्य सबसे पहले, और प्रस्तावना के शब्द, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो आपके रूस से ली गई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की व्यवस्था। हमारे यहाँ संविधान का संशोधन कैसे होगा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, तो इन सब चीज़ों को साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रणाली भी साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली। रूस से क्या लिया गया है, आपका मूल कर्तव्य सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए जो है। फिर प्रस्तावना के शब्द खास तौर से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वो भी आपके रूस से लिया गया है। आगे देख लीजिए ये कनाडा से क्या क्या लिया गया है।
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात जो है ये कनाडा से की गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी कनाडा से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य हमारे राज्यों में राज्यपाल होंगे, उसका प्रावधान यानी राज्यपाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। तो यानी केंद्र द्वारा राज्यों राज्यपालों का जो फॉर्मेशन यानी कि नियुक्ति कैसे होगी, ये कनाडा से लिया गया है। आइए इसके बाद देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिया गया। ये तो सबको मालूम होता है कि नीति निदेशक तत्व, क्योंकि ये इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि सबको अपनी जुबान पर याद है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है, तो ये भी आयरलैंड से ही ली गई है। उसके बाद राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन होता है वह कहाँ से लिया गया है, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए जापान से देखते हैं क्या लिया गया। प्रमुख रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये तो था कि आपके संविधान में क्या क्या दूसरे जगहों से यानी कि विदेशी स्रोत से क्या क्या लिया गया है। ज़्यादातर तो आपके संविधान में आप लोगों ने देखा होगा कि 1935 का जो 1935 का जो अधिनियम था उससे लिया गया है, लेकिन उसके बाद जो विदेशों से क्या क्या लिया गया है हम लोगों ने उसको देखा है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इन सब क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से आया है, संवैधानिक संशोधन कहाँ से आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, आपको वहाँ से सॉल्व करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं उद्देशिका क्या है। सबसे पहले टॉपिक उद्देशिका जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का दर्शन है, भारतीय संविधान का दर्शन है, यानी कि संविधान में क्या होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। संविधान में क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, प्रस्तुत कहाँ होता है। ये 13 दिसंबर 1946, ये डायरेक्ट फैक्ट हैं उद्देशिका के, ये डायरेक्ट फैक्ट हैं जो आपके सीधे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले उद्देशिका को कहाँ से, ये देखिए कब ये प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। और संविधान सभा ने इसको स्वीकार कब किया, तो 22 जनवरी सन 1947 को, 22 जनवरी सन 1947 को उद्देशिका को स्वीकार किया गया था। आइए इसके बारे में एक चीज और जान लेते हैं कि उद्देशिका में क्या क्या और महत्वपूर्ण है। उद्देशिका में क्या क्या महत्वपूर्ण है ये देख लेते हैं। इसके पहले ये देख लेते हैं कि सबसे पहले यह न्यायालय द्वारा, यह पहला पॉइंट अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय से क्या मतलब है इसका, जो है कि यह जो है न्यायालय द्वारा इसका संरक्षण नहीं है, यानी कि यह संविधान यानी यह संसद की शक्ति का स्रोत नहीं है। यह कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उद्देशिका प्रवर्तनीय है, नहीं, ये परिवर्तनीय है। इसमें जो संवैधानिक संशोधन होता है वह साधारण बहुमत से नहीं होता है, साधारण बहुमत से, साधारण इसमें जो संशोधन होता है, सेकेंड टॉपिक, वह 368 का जो अनुच्छेद है विशेष बहुमत के द्वारा इसमें संशोधन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं कि प्रस्तावना को शुरुआत में इसमें 3 जो है वाद अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है कि भाग नहीं है। है
तो किसवाद में कहा गया, नहीं है तो किसवाद में कहा गया। तो बेरूबारी का वाद सन 1960 में आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बेरूबारी के वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बेरूबारी वाद केस में 1960 में कहा गया। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आपके बेरूबारी वाद सन 1960 में है। इसने क्या कहा कि यह प्रस्तावना सिर्फ जो है, प्रस्तावना जो आपके निर्माता थे, प्रस्तावना जो संविधान का जब निर्माण हो रहा था, उसने कहा कि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस वाद में ये कहा गया कि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है सन 1973 में। ये बताया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। कब? केशवानंद भारती केस 1973 में। उसके बाद आता है SR बम्बई वाद 1994 में। केशवानंद के ही भाग का मतलब वो कर दिया गया, सहमति दे दी गई एक तरह से, नहीं है संविधान का भाग ही है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि केशवानंद भारती वाद 1973 में प्रस्तावना का भाग माना गया। उसके बाद SR बम्बई केस में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पंथ निरपेक्षता, अभी हम लोग देखेंगे प्रस्तावना को, कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। मूल लक्षण द सेंस है कि पंथ निरपेक्षता मतलब क्या है? पंथ निरपेक्षता मतलब ये है कि आपके राज्य का, भारत राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। यह जो है किसी विशेष धर्म को प्रेरित नहीं करेगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोगों ने इसमें जो है हाँ, भारतीय जीवन बीमा। उसके बाद एक केस आता है कि भारतीय जीवन बीमा का 1905 में, उसमें भी ये पुष्टि हुई कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, विधायिका की शक्ति का स्रोत ये नहीं है, लेकिन विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध भी ये नहीं लगाता है। ठीक, आगे प्रस्तावना के बारे में बताया, प्रस्तावना के बारे में यह है कि विधायिका की शक्ति का स्रोत ये नहीं है, लेकिन विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध भी नहीं लगाता है। यह गैर न्यायिक है, मतलब आप न्यायालय में यह जाके नहीं बोल सकते हैं कि इसको लागू करवाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको गैर न्यायिक कहा गया है। तो यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा इसमें परिवर्तन मतलब इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। अब देखिए आपकी प्रस्तावना से क्या क्या क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे राज्य के बारे में, राज्य और व्यक्ति के संबंध की अभिव्यक्ति देख लीजिए। राज्य क्या है? राज्य में शक्ति का स्रोत जो है, यानी कि शक्ति का स्रोत जनता, हम भारत के लोग, पहली ही लाइन है इसकी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण ये प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये उसकी पहली लाइन है। वहां से जनता, यानी कि हम भारत के लोग मीन्स क्या कि अंतिम शक्ति जनता में निहित है, अंतिम शक्ति जनता में निहित है। इसलिए पहली लाइन में कहा गया है कि हम भारत के लोग। ये हो गया राज्य की प्रकृति। इसमें ये देखिए, ये लाइन आपकी डायरेक्ट आती है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। उसके बाद देखते हैं व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा में क्या क्या लिया गया है। जैसे न्याय है, ये स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है। तो न्याय में प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, जो आपका रूसी क्रांति से लिया गया था। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, यहाँ पे लिख सकते हैं ये रूस से लिया गया है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है कि प्रस्तावना में शामिल सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की जो बात की गई है वह कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अब ये स्वतंत्रता देखिए, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके फ्रांस से लिया गया है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता में प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने की बात बोली गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई है। तो ये पूछा जाता है, एक बार पीसीएस के एग्जाम में आ गया कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो वहां पे सिर्फ ऑप्शन था 3, स्वतंत्रता 5। ये शायद 2018 के पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो समता में 2 प्रकार की आपके पास समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता में देख लिया आपने। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके यहाँ से ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देखा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार आया कहाँ से, तो अमेरिका से लाया गया था। लेकिन इसकी भाषा अभी हम लोगों ने देखा, उद्देशिका की भाषा, जब हम लोग ये देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, उसमें आपने देखा उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो विचार जो है अमेरिका से लिया गया और भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, समानता की बात, यहाँ पे 2 तरह की समानता की बात हुई है आपके प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना का उद्देश्य में जो समानता है, 2 तरह की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। न्याय हमने पहले बता दिया, सामाजिक आर्थिक न्याय, जो कि रूस से लिया गया है। और आपकी स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ये 5 प्रकार के: विचार, धर्म, अभिव्यक्ति और धर्म और विश्वास की उपासना। आगे देखते हैं कि उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है अभी तक एक बार संशोधन हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। वह कौन सा संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें आपके प्रस्तावना में 3 बातें शामिल की गई: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यहां से आप एक चीज याद कर सकते हैं, पास, एक ट्रिक बना सकते हैं, पास, पी से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता, यस से समाजवादी। ये याद करने का एक वो तरीका है जहां से आप जो है इसको याद कर सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, तो उसमें क्या क्या शामिल किया गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को शामिल किया गया है। आइए कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट जो अब आप धीरे धीरे प्रस्तावना के बाद देखते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वज कब आया, राजकीय चिन्ह कब आया, और आपका जो है राष्ट्रीय गीत का कब आया। इनसे क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट खास तौर से उनके डेट से आता है प्रॉब्लम, या फिर उनका सीक्वेंस मिलाने के लिए आता है, या फिर झंडे की चौड़ाई माप क्या है, किसने दिया, कब कब आप मतलब संविधान सभा ने इसको लिया, तो आपने संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। तो देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है, यानी कि 3 तरह के इसमें रंग हैं। इसकी अभिकल्पना जो है पिंगली वकैया ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी आपके फ्लैग की जो है अभिकल्पना किसने की थी, यहाँ पर तो पिंगली वकैया ने। इसकी लंबाई और चौड़ाई से जब सवाल आता है तो इसकी लंबाई होती है 3:2। 3:2 कब अपनाया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये डेट जो है बड़ी मस्ट है। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, आप जानते हैं पट्टी का रंग, इसमें 3 तरह के रंग होते हैं। सबसे स्टार्टिंग में होता है आपका केसरिया, साहस, और इसका ये भी पूछा जाता है कि केसरिया किस चीज का प्रतीक है, तो साहस का प्रतीक है। बीच में आपका सफेद है, सफेद जो है शांति सच्चाई का प्रतीक है। उसके आगे आता है आपका हरा, जो कि समृद्धि का प्रतीक है। ठीक, उसके आगे आता है चक्र, जो बीच में आपका चक्र बना होता है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। इसमें ये पूछा जाता है ये किस रंग का है, तो नीले रंग का है। कई बार लोग ब्लैक मार देते हैं, यानी काला जो है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यह नीले रंग का चक्र इसमें बना होता है। ये तो ये हो गया। यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं खासतौर से इसके डेट से आते हैं, या लंबाई और चौड़ाई से आते हैं, या किसने इसको दिया, इसके चक्र का रंग कौन सा है। आपके यूपी SSC एग्जाम में ये क्वेश्चंस लगभग 1-2 बार, 3 बार, 4 बार ये रिपीट किए गए हैं।
आगे देखते हैं राजकीय चिन्ह, अशोक का स्तंभ, जहाँ राजकीय चिन्ह जो कि अशोक के स्तंभ जो कि सारनाथ में वहां से लिया गया है। वहां से एक लाइन है, अंकित शब्द जो है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ये कब अपनाया गया देख लीजिए, 26 जनवरी सन 1950 को। यहाँ पे जो 4 सिंह नहीं बने हैं उसी के नीचे लिखा गया है। तो दाएं तरफ इसमें क्या है, बैल है, बीच में जो है अशोक चक्र है, उसके बाएं जो है घोड़ा है, उसके बाएं जो है घोड़ा है, उसके बाएं जो है घोड़ा। उसमें क्या क्या और जो है, उसमें एक हाथ, अच्छा अशोक स्तंभ में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक स्तंभ में क्या क्या है जो है, तो एक हाथी है, यहाँ पे लिख सकते हैं हाथी। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एक मिनट, हाथी, घोड़ा, पूछा जाता है कितने पशु हैं वहां पे, बैल, हाथी, घोड़ा, बैल, बैल नहीं सिंह, सॉरी बैल नहीं सिंह है यहाँ पे, सॉरी सांड है, हाथी, घोड़ा, और यहाँ पे लिख लेते हैं सिंह। सिंह तो आप देख ही रहे हैं 4 हैं। तो 4 तरह के पशुओं का यहाँ पे अंकन है, 4 तरह के पशुओं का अंकन है, सिंह, हाथी, घोड़ा और सांड। ठीक है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन में आता है कि अशोक का जो स्तंभ है यानी जो राजकीय चिन्ह है वहां पे कौन कौन से प्रतीक बने हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रगान आपका जनगण मन अधिनायक जय, ये कहाँ से लिया गया है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। कब लिया गया भैया, कब इसको अपनाया गया, तो 24 जनवरी सन 1950 को, 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया। लेकिन ये पहली बार गाया कब गया था, तो 27 दिसंबर सन 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। गायन की जो अवधि है 52 सेकंड की है, यानी कि जनगण मन गाने की जो अवधि है वो 52 सेकंड की है। और कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। इसमें जो शॉर्ट फॉर्म है वो 20 सेकंड का होता है, जो नीचे की लाइन होती है उसके लिए 20 सेकंड, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि राष्ट्रगान में जो नीचे की लाइन है जो शॉर्ट है वो कितने सेकंड का होता है, तो वो 20 सेकंड का होता है। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। कब अपनाया गया, सन 1950 को। यहाँ पे लिख सकते हैं 24 जनवरी, क्योंकि डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जाता है। ये 24 जनवरी सन 1950 को ये अपनाया गया। ठीक है, पहला गायन यहाँ कब हुआ, 1896 में हुआ। पहला गायन कब हुआ, 1896 में हुआ। राष्ट्रीय पंचांग देखिए, यह आपके शक संवत पर आधारित है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है कि अपनाया कब गया, 22 मार्च सन 1957, सबसे लास्ट में यही अपनाया गया था। राष्ट्रीय में देखेंगे सबसे लास्ट में यही अपनाया गया था। ये आपका सीक्वेंस बनाने के लिए आता है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस बनाने के लिए दे दिया जाता है। सबसे राष्ट्रीय गीत दे दिया गया, आपका जनगण मन दे दिया गया, उसके बाद सीक्वेंस दे दिया गया, आप इसको क्रमबद्ध बैठाइए, इसलिए इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। और आपका पहला महीना राष्ट्रीय पंचांग में पहला महीना चैत्र मंथ जो है चैत्र का होता है, अंतिम माह जो है फाल्गुन का होता है। अंतिम माह फाल्गुन का होता है। हाँ, कुछ अन्य देख लेते हैं, अन्य बातें जो है, अन्य राष्ट्रीय प्रतीक आपके क्या क्या हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, राष्ट्रीय फल आपका कमल है, जानते हैं सब लोग। राष्ट्रीय पशु आपका विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय जलीय जीव आपका डॉल्फिन है, जो कि 2008 में इसको घोषित किया गया। राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय रुपया आपका ये मुद्रा रुपया है जो कि ऐसे है, और राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। यहाँ से क्या है कि यहाँ से सिंपल कभी कभी 1-2 फैक्ट आ जाते हैं, कि जैसे कि आपके एग्जाम में कभी कभी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ से कभी कभी जैसे कि राष्ट्रीय जलीय जीव से कब ये घोषित किया गया, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय दिवस अथवा त्यौहार जो आपका मतलब हमारे द्वारा यानी कि भारतीय गणतंत्र में जो राष्ट्रीय दिवस यानी जो त्यौहार मनाया
मनाए जाते हैं, खास तौर से जो 4 हैं जहाँ पे नेशनल लेवल की छुट्टी होती है, तो उसमें देख लीजिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को, आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, संविधान दिवस 26 नवंबर को। जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा है, जो कि 2008 में घोषित की गई थी। ठीक है, एक चीज गड़बड़ हो गया पीछे वाली स्लाइड में, 2009 है ये। ये 2009 में घोषित किया गया, और ये राष्ट्रीय हाथी जो है 2010 में, इसको लिख लीजिएगा। ये 2000 राष्ट्रीय जलीय जीव आपकी डॉल्फिन 2009 में है, और राष्ट्रीय विरासत पशु यानी हाथी 2010 में घोषित किया गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। बाकी राष्ट्रीय नदी 2008 में ये घोषित हुई। अब देख लेते हैं, ये तो था कुछ फैक्ट जो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी में कुछ इस तरह के एग्जाम में आए थे, यानी कि इसके जो पहले एग्जाम हुआ है आपका, इसके जो पहले पेपर हुए तो वहाँ से कुछ एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम था, इसलिए हमने उसको उठा लिया। लेकिन जैसे जनगण मन कब आए, इन सबकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीक्वेंस बैठा के एक बार आप लोग जो है देख के तब जाइएगा। आगे देखते हैं प्रमुख रियासतें। जब हमारा भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो कुछ रियासतें रह जाती हैं, उनको किस माध्यम से भारत में मतलब उनका ये स्वीकार किया गया, तो उसको देखते हैं। जैसे कि रियासत का विलय, सबसे पहले आती है जम्मू कश्मीर, जो कि 26 जनवरी सन 1947 को ये इसका जो विलय होता है वो आपका विलय पत्र के माध्यम से होता है। दूसरे पर आता है आपका हैदराबाद, 17 सितंबर 1948 को, 17 सितंबर 1948 को। यह जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है उसके माध्यम से। उसके बाद आता है जूनागढ़। 3 रियासतें थी मेन, जो है आपकी 3 रियासत थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो जम्मू कश्मीर का तो आपका ये विलय पत्र के माध्यम से होता है, हैदराबाद जो है आपका ऑपरेशन पोलो ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा होता है, जूनागढ़ जो है भारत सरकार का नियंत्रण जो है यहाँ पे जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाता है। ये कब हुआ था देख लीजिए, 20 फरवरी 1948 को, लेकिन अगर वो देखा जाए विलय कब हो गया तो 20 जनवरी 1949 को। कभी कभी आपसे यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, खासतौर से ऑपरेशन पोलो पूछा जाता है, या फिर सीक्वेंस बनाने के लिए दिया जाता है कि सबसे पहले किस रियासत को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे एक कोड बना सकते हैं आप लोग, जहाज देख लीजिए, तो ज से जम्मू कश्मीर वाला हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेट सबसे पहले याद रखिए 1947 है, दूसरे पर हैदराबाद है, मतलब यहाँ से कंफ्यूजन आपको नहीं होगा इसको याद करने में। आगे देखते हैं अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, जैसे अब हम आ जाते हैं आर्टिकल में कि कौन सा आर्टिकल संघ और उसके राज्य क्षेत्र के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं। अब यहाँ से एक एक आर्टिकल का हम लोग पकड़ेंगे, जैसे 1 से लेकर 395 तक हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि हम अब शुरुआत से एकदम संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से लेकर 4 तक है। अब इसमें देखिए 1 में क्या लिखा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सबसे पहले क्या लिखा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरे आर्टिकल में है, यानी दूसरा अनुच्छेद है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे कि भारत संघ से कहीं बाहर से कोई नया राज्य आता है, उसकी स्थापना के लिए, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश की कुछ जमीन अगर हमको मिलती है, तो उसमें नए राज्य का प्रवेश होगा ना भाई, तो नए राज्य के प्रवेश या स्थापना के लिए आर्टिकल 2 में परिवर्तन किया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, आर्टिकल 3 में क्या है, यानी अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसे कोई राज्य है, हमारा भारत ही राज्य है, उसको तोड़ के, यानी कोई बड़ा सा राज्य है, उसको उसका विभाजन करने के बाद 2 राज्य बना दिए गए, उसके लिए आर्टिकल 3 है, नए राज्यों का फॉर्मेशन और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, मेन देखने वाली बात यह है कि यह सब तो सारा जो यही यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे अनुच्छेद 4 में,
कि संसद द्वारा अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। यहाँ कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नए राज्यों का प्रवेश जब भी होगा, यानी 2 और 3 साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत से अगर कोई नया राज्य बनाया जाता है, कोई अगर नए राज्य का फॉर्मेशन होता है, कोई नए राज्य का अगर फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। उसके बाद जो है संसद में यानी वहाँ के विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है, फिर हमारे संसद में आता है, फिर संसद चाहे तो उनके यानी जो विधानसभा में पारित किया गया है नए राज्य के फॉर्मेशन के लिए, चाहे तो माने या न माने, यह संसद के ऊपर है। और एक निश्चित टाइम अवधि के दौरान जो कि राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, उसके आधार पर जो है उसमें संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पे ये कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि नए राज्य का प्रवेश अगर होता है या नए राज्य का प्रवेश होता है या नए राज्य को अगर बनाया जाता है तो उसमें अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से इसका संशोधन नहीं होगा, बल्कि वह साधारण बहुमत के द्वारा होगा। ठीक है, तो ये रहा बात इसमें, यही ये बात यहाँ पे लिखी गई है। आगे देखते हैं नागरिकता। जैसा कि आप देख रहे हैं नागरिकता हमको जो है 2 तरह से मिलती है। हमारे यहाँ नागरिकता का जो प्रावधान है एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, यह हमारे यहाँ क्या है, 2 तरह के नागरिक हैं, एक भारतीय नागरिक है आपके, एक ये विदेशी नागरिक है। अगर नागरिकता आपको भारत में प्राप्त करनी है तो उसके 5 आधार हैं। नागरिकता अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके 5 आधार कौन कौन से हैं भाई? या तो आप जन्म से भारत में रहिए, यानी आपका जन्म ही भारत में हुआ हो, या वंश या परंपरा से ले सकते हैं हम उसको, या पंजीकरण से ले सकते हैं, या फिर अर्जित की गई भूमि के सम्मेलन से। अर्जित की गई भूमि का सम्मेलन मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया कि बांग्लादेश का मान लीजिए कोई भाग है, उसका भाग अगर हम लेते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी तो हमारे हो जाएंगे। तो वही अर्जित की गई भूमि से अगर आप आते हैं तब भी जो है भारत की नागरिकता मिलती है, या फिर देशीकरण से, तो ये 5 आधार हैं नागरिकता प्राप्ति के। नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं। अब देख लेते हैं इसमें अनुच्छेद कौन कौन सा है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसमें देखते हैं अब इसमें पूछा जाता है, पूछने का आधार क्या है। यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नागरिकता को प्राप्त करने का आधार कितने हैं? 5 हैं। उनमें क्या क्या है, ये 2-3 दे के एक ऑप्शन उसमें से गायब हो जाएगा, वही आपको बताना रहेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं जैसे इसमें आर्टिकल में जैसे 5 से 11 आर्टिकल लिखे हैं, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीयों के लिए कौन सा है, तो आपका 8। ठीक है, अभी देखते हैं जैसा कि देख रहे हैं संविधान लागू होने के समय नागरिकता अनुच्छेद 5 बोलता है। उसके बाद अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवजन अनुच्छेद 6 में। ये सीधा आर्टिकल आपके एग्जाम में आता है कि आर्टिकल 6 में क्या है। कंफ्यूजन कहाँ होती है? आर्टिकल 7 से। कंफ्यूजन कहाँ होती है आपको? आर्टिकल 7 से, कि इसमें है कि आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवजन, यानी पाकिस्तान से जो लोग भारत चल के आए हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 7 में यानी अनुच्छेद 7 में क्या कहता है कि पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों यानी नागरिकता का अधिकार। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले यानी पाकिस्तान से भारत को आने वाले, और 7 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत को जाने वाले, उनके संबंध में जो नागरिकता है उसके अधिकार देता है। 8 क्या बोलता है? भारत के बाहर रहने वाले या अपनी भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यही है आपका प्रवासी भारतीय से संबंधित। आर्टिकल 8 ही आपका प्रवासी पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 8। आगे देखते हैं अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने के संबंध में भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप फॉरेन में जाके वहाँ ये किसी देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो पहले ही उसके बाद जो है आपकी नागरिकता यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि नागरिकता के अधिकारों का बने रहना
वह कौन कौन से आधार हैं जो नागरिकता को बने रहने हैं, वो अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति हमको कहाँ से मिलती है? तो 11 से। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने डायरेक्ट फैक्ट जो लाए हैं आपके लिए, ये आपके लोअर पीसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है और राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन आता है, नागरिकता के कौन कौन से आधार हैं वहाँ से प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार से अगर आप लोग देखिए तो धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को देखते हैं। आने वाले क्लासेस में आगे हम लोग मूल अधिकार को लेकर आएंगे। तो मूल अधिकार ने दे सकता तो मूल का कर्तव्य, उसके बाद जो है आपका धीरे धीरे पॉलिटी समाप्त होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो भी यहाँ से प्रॉब्लम आती है आप लोग देखेंगे इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर इन सब जगहों से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके आए हैं, जैसे प्रवासी भारतीय हो गया या फिर राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, इन सब के सीक्वेंस बनाने के लिए क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक, नमस्कार, ओके।